Hello, Jay. Good afternoon. Yesterday we talked about basic analysis, I think, or grammar, you can say. We were actually analytically understanding the worth of different words, you can say, basic grammar, parts of speech, as well as their consolidation, बेटा कहाँ कहाँ कैसे कंसोलिडेट होते हैं, और मतलब आपका जो फंक्शनल ग्रामर है उसकी वर्थ क्या है, कैसे कौन से टॉपिक किन बेसिक पार्ट्स के साथ काम करते हैं, मतलब क्या कौन कौन से बेसिक, जैसे एक बड़ा प्यारा सा जुमला बनाया था कि भाई एडजेक्टिव और आर्टिकल्स के घोड़े नाउन को सवार करके डिटरमाइनर्स में दौड़े। देखिए कितनी बड़ी अंडरस्टैंडिंग है इसमें बेसिकली। इसके बाद एक्चुअली आज हम क्या करने जा रहे हैं बच्चे, मैं आपको कुछ तीन ऐसे तिकड़म नहीं बोल सकता, मैं कुछ तीन बेसिक चीज़ें आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ। 3 से 4 पैटर्न में बता रहा हूँ, ठीक है। 3 से 4 पैटर्न क्यों बोल रहा हूँ? 3 से 4 पैटर्न बोलने का मतलब ये है कि ऐसी 3 से 4 चीजें जो हम इतने दिनों से सुन भी रहे हैं, जो मैंने आपको एम्फेटिकली कहीं ना कहीं बोला कि बेटा नाउन और वर्ब के एग्रीमेंट से आपकी बातें बनती हैं, तो बोल के नहीं होगा ना, अब बोल तो दिया, अब वो प्रूव करना है मुझे, वो आपको दिखाना है बेटा कि नाउन और प्रोनाउन के, खासकर प्रोनाउन के पर्सन्स पर्सन्स हम पढ़ेंगे, है ना। हम जैसे बोल सकते हैं बच्चे, नॉन फाइनाइट वर्ब्स पढ़ेंगे, फाइनाइट वर्ब्स पढ़ेंगे, मतलब एक्शन, डिफरेंट एक्शन वर्ड्स, मतलब समझे कि भाषा के अंदर एक्शन वर्ड्स की कौन कौन सी ऐसी फॉर्म्स हैं, ऐसे कौन कौन से रूप हैं जिनको आप बार बार यूज करोगे, और इन कोऑर्डिनेशन विद ऑक्सिलरी वर्ब्स। तो हमारे पास चैलेंजेस कौन कौन सी हैं, कौन कौन है बेटा, मतलब हमारे पास है आपके एक्शन वर्ड्स पढ़ना, जितने भी हैं, मतलब बेसिकली जितने भी भाषा को आपने एक्शन वर्ड देने हैं बार बार यूज होंगे, और उनका अपनी वर्थ भी पढ़नी है बच्चे। तो आज मैं आपको क्या पढ़ा रहा हूँ, डिफरेंट एक्शन वर्ड्स अवेलेबल इन द ग्रामर विच कैन बी एक्चुअली डिवाइडेड एंड लर्न्ड बाय 2 ways, फाइनाइट एंड नॉन फाइनाइट। मतलब जो चीज मैंने आपको बोली थी अब हम यहाँ देखेंगे, ठीक है। और दूसरा पार्ट जो होगा वो हम कल पढ़ेंगे, ठीक है, बिकॉज दैट इज ऑल्सो गुड गुड डिस्कशन। तो वो दूसरे लेक्चर में पढ़ लेना बच्चा, वो की ऑक्सिलरी वर्ब होगा। फिर तीसरा पार्ट कहाँ जाएंगे, जैसे मैं आपको एक हिसाब से पहले से ही बता दे रहा हूँ ना कि किस पैटर्न में चीजें चलनी है। पहला पैटर्न, वी विल टॉक अबाउट द आइडेंटिफिकेशन, मतलब हमें, मैंने क्या कहा, अब जैसे हम टॉपिक्स की आइडेंटिफिकेशन कर रहे थे ना पहले, टॉपिक्स की एनालिसिस किया बच्चे, अब हमें पहले आइडेंटिफिकेशन करनी है। अब दरवाजे खोलने हैं, मतलब हमने उन शब्दों के जो हम सुनते आए अभी तक। मैंने कहा नॉन फाइनाइट वर्ब, फाइनाइट वर्ब बेटा, है ना, कहाँ है, मैंने क्या कहा था, क्रिया क्या है बच्चे, कर्म, कार्मिक क्रिया, मतलब कर्म प्रधान क्रिया, और कैसी क्रिया जो सिर्फ कर्म बताती हो, कर्म काल दोनों बताती हो। फाइनाइट में तो कर्म काल दोनों आएगा ना, या मात्र काल वाली भी आ सकती है, तो मात्र काल वाली ऑक्सिलरी वर्ब कहलाती है। तो इनका पहचान जानने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, वी विल टॉक अबाउट, देखिए बच्चे, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ अ वर्ब, मतलब किसी भी वर्ब और एन एक्शन वर्ड, ठीक है, ठीक है बच्चे। मतलब ये रहा कि किसी भी एक्शन वर्ड या वर्ब की डिफरेंट फॉर्म्स कौन कौन सी हो सकती हैं हमारे हमारे पास अवेलेबल, जो ग्रामर को बार बार आपको यूज करने में आपकी मदद करेंगी और रंग बिरंगी बातें बनाने में असिस्ट करेंगी। कोई बड़ी बात थोड़ी है इनमें। तो इनमें हमारे पास क्या रहती है बच्चे, मैं 2 पार्ट में डिवाइड कर रहा हूं, अब देखिएगा जरा ध्यान से, जो हमने बोला अब हम लिख रहे हैं, ठीक है। क्या बोला हमने, हमने ये कहा था कि हमारे पास फाइनाइट वर्ब्स होती हैं। अब मैं लिख रहा हूं तो देखो तुम्हारा कॉन्फिडेंस लेवल क्या है, थोड़ा अच्छा होगा कम से कम। वी आर एक्चुअली पुटिंग डाउन समथिंग इंपॉर्टेंट एंड रिलेवेंट। रिलेवेंट क्या होता है, शुभम, इंपॉर्टेंट बच्चे, पर्टिनेंट, इसका भाईचारा भी लिख लो थोड़ा सा, इंपॉर्टेंट, ठीक है, महत्वपूर्ण, सिग्निफिकेंट भी सुना होगा आपने ना,
कि नहीं सुना? इस तरह से भाईचारा चल सकता है। महत्वपूर्ण का रिलेवेंट होचे, पर्टिनेंट, इंपॉर्टेंट एंड सिग्निफिकेंट, पर हर वक्त हर शब्द का अपना महत्व है, अपने अलग तरीके से इसका यूज किया जाता है। और कई बार क्या होता है, कुछ शब्द एक्चुअली एक दूसरे की जगह यूज किए जा सकते हैं, लेकिन उनकी यूनिक आइडेंटिटी जरूर होती है बेटा। मीनिंग पढ़ते हो जब आप डिक्शनरी में, तब आपको मिलती हैं वो चीजें। जैसे फाइनाइट वर्ब्स कहा मुझे, इनकी एग्जीक्यूशन कैसी रहती है, मैंने कहा भी था कि फाइनाइट वर्ब्स वो क्रियाएं होती हैं जो अपने काल को निर्धारित करने का सामर्थ्य रखती हैं बेटा। तो इसका मतलब क्या हुआ, अब यहां आपने ध्यान से देखना, मैंने इस लाइन को लगाया ना बच्चे, लाइन लगाया ना, लाइन लगाया मतलब जो पिछले कल तुमने क्या लिखा था, मतलब उस लेक्चर में जैसे बोल सकते हैं जिसमें हमने नॉन फाइनाइट और वोकैब चल पड़ी ना उसके बाद। लेकिन क्या मैंने कहा था बेटा, इस स्थान पर मतलब इस खाली स्थान को नाउन पर नाउन का स्थान समझ लीजिए। चलो, जो मैं लिख रहा था ना कल, नाउन पर नाउन का स्थान लिख रहा था, अब ये फाइनाइट वर्ब का स्पेस आ गया, वो नॉन फाइनाइट का आ गया। मतलब लिखते लिखते भी प्लेसमेंट को याद रखना है। मैं प्लेसमेंट में ही लिख रहा हूँ, एक्चुअली सेपरेट करके नहीं थोड़ी लिख रहा हूँ इनको, मैं प्लेसमेंट में लिख रहा हूँ बेटा। ये रहे तुम्हारे नाउन प्रोनाउंस, ये रही फाइनाइट वर्ब्स। अब तुम जब यहीं देख लोगे कि अच्छा ये शब्द जितने सर ने लिखे वो नाउन प्रोनाउन के साथ एसोसिएट किए जा सकते हैं, वेदर दे आर एक्शन वर्ड्स, कोई चक्कर नहीं भाई। अगर एक्शन वर्ड्स भी हैं तो वो कौन सी क्रियाएं बन गई, वो वाली क्रियाएं बन गई जो अपने कर्म और काल दोनों को व्यक्त कर सकती हैं। क्योंकि इस समय तो तुम एक्शन वर्ड्स की बात कर रहे हो बेटा, तो ये वो कार्मिक क्रियाएं जो अपने काल को भी बता सकती हैं। तो क्लियर हुआ? मेरे बोलने का मतलब ये है बच्चे, जो मैं वर्ब्स यहाँ लिखूंगा फाइनाइट, दे कैन ओनली बी एसोसिएटेड डायरेक्टली आफ्टर द सब्जेक्ट एंड नाउन एंड प्रोनाउन, दैट्स ऑल। और वो जैसे ही डायरेक्टली लगेंगी तो जिस टेंस को वो बिलोंग करती होंगी, वो डिस्क्रिप्शन अगली फाइनाइट में हमारे पास क्या होती है, पहली बात इनकी एग्जीक्यूशन के बारे में लिख लो। जो चीजें हम कई बार बोलते 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 भूल जाते हैं, मैं लिख दे रहा हूं, ठीक है। इंडिपेंडेंट, बोलिए एग्जीक्यूशन, बोलना है बेटा, बोला करो इंडिपेंडेंट एग्जीक्यूशन बच्चे, ठीक है। मतलब इसका जो चलने का तरीका है वो स्वतंत्र है। क्यों? सामर्थ्य रखती है तो स्वतंत्र चलेगी भाई, सब्जेक्ट के साथ चलेगी, टेंस बनाएगी। और हमारे पास एक्चुअली फाइनाइट वर्ब्स कितनी होती हैं? दो। बोलिए प्रेजेंट फॉर्म, पढ़ा हमने होता है बच्चे, पर लेकिन पढ़ने का तरीका बड़ा गलत पढ़ा होता है बच्चे। आई एम गिविंग यू अ काइंड ऑफ वेरी this is a kind of very particular way, but this will help you to clarify things in a easy pattern। मतलब आपको चीजें कठिन नहीं लगेंगी, शायद 4-5 दिन कठिन लगे। क्यों? आप चीजों को बड़े पर्टिकुलर तरीके से ग्रामेटिकल सेंस से सुनेंगे। और उससे क्या होगा बेटा, आपकी आइडेंटिफिकेशन कर रहे हैं हम इस टाइम, क्या कर रहे हैं, आइडेंटिफाई कर रहे हैं हम चीजों को, जिन चीजों को आपने कल को लगाना है बेटा, ताकि कल को रट्टा ना बजे, समझ चले। समझ कैसे चलेगी? जब आपको एक एक वर्ड की आइडेंटिटी का पता होगा। क्लियर? अच्छा ठीक है सर, मैंने कहा प्रेजेंट फॉर्म बेटा, एक तरफ कह दिया पास्ट फॉर्म। अच्छे, अब हमने बचपन से क्या किया है, हमने हमेशा कैसे पढ़ा है, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, ब्ला ब्ला डैश डैश, ऐसे पढ़ा ना है बेटा? फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, ऐसे पढ़ा। प्लीज डिलीट दिस कन्विक्शन। Any action word has no form to convict or has no form to, ठीक है, has no form to place as। हमारे पास ऐसा नहीं है कि हम बोले इसको, बोलने को तो इसको सेकंड फॉर्म बोल देते हैं, लेकिन अगर देखा जाए तो पैटर्न में मैं नेगेट नहीं कर रहा कि होती नहीं, ठीक है, रख लो, वो सुपरफिशियल अप्रोच है। जो आप फर्स्ट सेकंड फॉर्म बोलते हो ना बेटा, सुपरफिशियल, फिर से आगे वर्ड देख लो, क्या होता है सुपरफिशियल, ऊपर ऊपर से, बड़ी ऊपर ऊपरी अप्रोच है वो। क्या कि बंदा बोलता फर्स्ट फॉर्म, भाई साहब फर्स्ट फॉर्म तो जिसे आप, लोग तो बेयर इन्फिनेटिव को भी फर्स्ट फॉर्म बोलते हैं। अभी लिखूंगा मैं यहाँ, देखना नॉन फाइनाइट के हिस्से, इस तरफ नॉन फाइनाइट लिखूंगा ना, तो नॉन फाइनाइट क्या है देखो, ये लेट मी राइट साथ में, ताकि माइंड में रहे कि ये जोन जो है नॉन फाइनाइट का है, नॉन फाइनाइट वर्ब्स। प्लीज try to understand the placement also along with understanding। वो मत भूल जाना जो मैंने प्लेसमेंट कही थी। अब देखो प्रेजेंट फॉर्म,
सिंगुलर प्रेजेंट फॉर्म प्लूरल बेटा। अब ये बड़ा मैटर ऑफ कंट्राडिक्शन रहता है बच्चों के माइंड में, क्योंकि वो बैठाई कुछ इस तरह से दिया गया, ठीक है, कि भाई तुम जो वर्ब यहां लिखोगे उसे लोगों ने क्या बना दिया है, सिंपली बताया जाए उसे बोलते हैं वर्चुअली क्या बोलने लग पड़ते हैं, उस वर्ब को भी सिंगुलर बोलने लग पड़ते हैं। पता क्यों? क्योंकि वो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ लग रही होती है तो उसको सिंगुलर वर्ब बोलते हैं लोग, जो कि गलत फहमी है। क्रिया का अपना नाम है बेटा, ये कोई ये वर्ब कभी सिंगुलर प्लूरल कैसे हो सकती है? नाउन होगा ना, नाउन होगा सिंगुलर प्लूरल, मतलब नंबर किसका काउंट हो सकता है? नाउन का, काउंटेबली। लेकिन वर्ब का नाम है ये, जो हमारी पार्ट जिसे बोल सकते हैं वर्ब की डिफरेंट फॉर्म्स में इसे दिया गया है। जैसे देखिए, सिंगुलर वर्ब, प्लूरल वर्ब, आई विल गिव ओनली 3 एग्जांपल्स, ओके, 3 to 4, 3। सपोज यू राइट सिंग, बोलिए सिंग, तो सिंग इज अ सिंगुलर वर्ब, सिंगुलर प्रेजेंट फॉर्म, ठीक है। उसकी प्लूरल फॉर्म कौन है बच्चे? सिंग्स। अगर कोई शक हो कि सर हमें सिंग्स को मतलब कभी पहले भी पढ़ा होगा आपने, हमें सिंग्स को सिंगुलर फॉर्म की तरह पढ़ाया गया है भाई, गो एंड ओपन द डिक्शनरी मेरे बच्चा and find out that find out that identification of this sing। गूगल भी तो करते हो आप लोग, सिंग्स की मतलब किसी भी वर्ब की प्रेजेंट फॉर्म की एस या ई एस वाली जो आप लोग फॉर्म बोलते हो ना, एस एस ई एस, वो तो ऑलरेडी फॉर्मेशन में रहती है बच्चे। तो सिंग्स इज एक्चुअली क्या है? ये प्लूरल फॉर्म ऑफ प्रेजेंट फॉर्म, दूसरा पार्ट। और देखा जाए तो दोनों में कोई खास भेद थोड़ी है, दोनों वर्ब्स डायरेक्टली सब्जेक्ट के साथ लग सकती हैं विद डिफरेंट एग्रीमेंट ऑफ योर सब्जेक्ट, ठीक है। एग्रीमेंट आपको सिखाया जाएगा, ओके। जिस डिफरेंट एग्रीमेंट से लगती हैं, ये लगी तो भी प्रेजेंट फॉर्म बन सकता, प्रेजेंट टेंस मेंटेन करेगी, ये लगेगी तो भी प्रेजेंट टेंस मेंटेन करेगी, ठीक है। अभी इसके बारे में डिस्कशन करूंगा मैं आपसे ना, कि किस वर्ब के लगने से कैसी बात बनती है, वो भी हम बात करेंगे, क्योंकि बात ही अगर इस पे कर रहे हो तो पूरी करते हैं ना बेटा, साथ में, है ना, ताकि मैं वापस इधर ना आऊं। वैसे तो आते हैं, हमें चलना ही इनके साथ एक्चुअली, लेकिन अभी बात कर रहे हैं इसकी इंट्रोडक्टरी वे से। तो देखिए, सपोज बेटा हेल्प बोल दो ना आप, मदद करना, तो हेल्प की प्लूरल फॉर्म क्या बन जाएगी? हेल्प्स। टीच, बोलिए टीच, टीचेस, ईएस हो जाएगा, है ना। रन, दौड़ना, रन्स बेटा, है ना, ओके। वो सब बोला करो ना, सिंग सिंग्स, हेल्प हेल्प्स, टीच टीचर्स, रन रन्स। अब दोनों में कोई खास भेद नहीं करना आपने, दोनों की जो कोर वर्थ है बेटा वो क्या है? वो इक्वल है। कोर वर्थ का मतलब क्या है? मतलब ये हुआ कि दोनों की दोनों जब जब चलेंगी, कहां चलेंगी? आपके सब्जेक्ट के ठीक साथ चलेंगी, तो प्रेजेंट टेंस ही मेंटेन करेंगी, क्योंकि फॉर्म का नाम क्या है? देखो ना, फॉर्म का अपना यहां से हो रहा है ना क्वालिफाई। अगर इसे मैं फर्स्ट फॉर्म लिखता तो तुम्हें कभी पता लगता कि ये फर्स्ट फॉर्म लग के प्रेजेंट टेंस बनाती है? वो तो रट्टा ही बच जाता। फिर जब आपने इसे पढ़ा ही ऐसे कि है ही प्रेजेंट फॉर्म, और प्रेजेंट फॉर्म जब सब्जेक्ट के साथ लग रही है तो प्रेजेंट टेंस ही बनाएगी सिंपल। इसकी पास्ट फॉर्म लिख रहे हैं तो मैंने क्या कहा, दोनों जब लगेंगी ना बेटा, अपनी अपनी वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है। प्रेजेंट फॉर्म पुट करेगी, साथ में लग जाएगी, और मैंने पहले ही कहा कि फाइनाइट स्पेस जो है साथ में लगने के लिए बना है भाई। अब इसमें रट्टा मारने वाला काम नहीं रहा ना, पहले दिन से बता रहा हूं, जब स्टार पॉइंट करके बता रहा था। अब स्टार पॉइंट खुल गए वो सारे, वी आर एक्चुअली ओपनिंग द स्टार पॉइंट्स, वी आर एक्चुअली नोइंग व्हाट इज एग्जैक्टली द स्टार पॉइंट। वो तो बोलने को बताया ना आपको, तो आपके दिमाग में धर करे चीजें। तो अब आपकी प्रेजेंट फॉर्म दोनों रूपों में यहां लग सकती है बच्चे, पास्ट फॉर्म भी लग सकती है, ठीक है। अब ध्यान से सुनना कि मैं अब एक और बात, एक और पैटर्न खोल लो, कि जब ये लगेगी, जब प्रेजेंट फॉर्म लगेगी तो हमारी हिंदी की किस बात को या किस कोर को उठा के ये बात करेगी? सिंपल, जब प्रेजेंट फॉर्म साथ में लगेगी बेटा, तो आपने 3 चीजों को ध्यान में रखना। आदत, बोलिए आदत, वर्तमान काल में आदत, वर्तमान काल में प्रवृत्ति, प्रवृत्ति टेंडेंसी बोलते हैं उसको इंग्लिश में, क्या बोलते हैं बच्चे? TENDENCY, टेंडेंसी, निश्चित स्वभाव किसी का,
वो टेंडेंसी मेरे बच्चे। तो प्रवृत्ति बतानी हो, आदत बतानी हो, और साथ में प्राकृतिक परिवर्तन। अब तीनों को ध्यान से देखते हैं। तुम बोलो मैं दौड़ता हूं, बोलो। मैं गाना गाता हूं। मैं क्रिकेट खेलता हूं। जैसे तुम सुबह से लेकर शाम तक किसी भी व्यक्ति के बारे में, अपने बारे में, अपनी आदतों के बारे में बताते हो। मैं इतने बजे उठता हूँ, ये खाता हूँ, ये पढ़ता हूँ, ये इतने बजे यहाँ जाता हूँ, वहां जाता हूँ, इतने बजे क्लास लगाता हूँ, या ना बच्चों को पढ़ाता हूँ, मैं इंग्लिश पढ़ाता हूँ, मैं इंग्लिश बोलता हूँ, नहीं बोलता, जो भी है ना, बोलता ना। वो इंग्लिश बोलता है, वो गिटार बजाता है, वो गाना गाता है, सब कहाँ से आएगा? इन्हीं वर्ब्स को डायरेक्ट लगा देना। जिस प्रकार का एक्शन जोड़ना होगा, इन्हीं दो में से एक फॉर्म को लगाओगे, और वो दो में से एक लगेगी किस पैटर्न में, वो भी आपको पढ़ाया जाएगा अभी। लेकिन एक और बता रहा हूं, आदत, प्रवृत्ति, प्राकृतिक परिवर्तन। प्रवृत्ति में जैसे कि कुत्ता भौंकता है, शेर गुर्राता है, सांप रेंगता है, चिड़िया उड़ती है, प्रवृत्ति में बच्चे। घास उगता है, तारे चमकते हैं, सूरज उगता है, सूरज ढलता है, ये क्या है? प्राकृतिक परिवर्तन। तो यहां भी इन्हीं वर्ब्स को उठाएंगे, याद रहेगा? क्लियर कर लो मेरा बच्चा, कोई रट्टा नहीं, सारे के सारे टेंस सब कुछ यही कवर हो रहा है, इसी में ही। बस जब आप टेंसेस पढ़ोगे तो उसमें लिखोगे, बस फिर इजी कि दिस दैट, उसमें डिस्कशन कर लेंगे फिर हम इन्हीं चीजों का दोबारा से। हाँ बेटा ये वहां पढ़ाया था मैंने, ठीक है। ये रहा आपका पास्ट फॉर्म। पास्ट फॉर्म किस बात के लिए यूज करोगे? जब आप डायरेक्टली लगाना चाहोगे, जैसे आप बोलो आई सैंग, आई हेल्प्ड, आई टॉट, आई रैन, बोलते हो ना ऐसे, बोलो आई सैंग, आई हेल्प्ड, आई टॉट, आई रैन, सिंपल। उसी तरह इनको बोल सकते हो, आई सिंग, ही सिंग्स, आई हेल्प, ही हेल्प्स, आई टीच, ही टीचेस, आई रन, ही रन्स। ओके, आई विल टेल यू द रीजंस। लेकिन अभी हम सिर्फ बोलने की देखिए कि कैसे पैटर्न चल रहे हैं। तो वो प्रेजेंट टेंस बन रहा था, आदत प्रवृत्ति बता रहा है, बोलता है आई सिंग, तो मैं गाता हूं, ही सिंग्स, वो गाता है, सिंपल। वही बना ना, आई हेल्प, मदद करता हूं, ही हेल्प्स, वो मदद करता है, आई टीच, मैं पढ़ाता हूं, ही टीचेस, वो पढ़ाता है, टेंस तो वही बन रहा है। आई रन, मैं दौड़ता हूं, ही रन्स, वो दौड़ता है। आई सैंग, मैंने गाना गाया था। हिंदी में एक और पकड़ लो, मैंने कोई काम किया था, क्या किया था? किया था, दैट्स ऑल, सिंपल। चाहे आज किया हो, चाहे पिछले कल या एक महीने पहले किया हो, पर किस भाव से तुम इंग्लिश बोल रहे हो कि मैंने कोई काम, या किसी भी व्यक्ति ने, किसी भी पर्सन ने, वो पढ़ाऊंगा मैं अभी आपको, पर्सन, ये पहला वेपन पढ़ रहे हो तुम, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एक्शन, वर्ड्स और वर्ब, ठीक है। तो मतलब किसी व्यक्ति ने कोई काम किया था, तो आप क्या करेंगे बेटा, उसी एक्शन की पास्ट फॉर्म को डायरेक्ट स्पेस कर देंगे, क्योंकि वो फाइनाइट है। कर दोगे प्लेस? वेरी गुड। अभी शक तो नहीं रहा कोई इसके बारे में? प्लीज डोंट क्रैम थिंग्स, ओके, हमें रट्टा नहीं मारना बेटा। अब ध्यान से सुनिएगा, अब बहुत इसका, अभी भी इसमें अगर कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं बच्चे, इन दोनों में। हाँ जी अखिल जी, श्योर, एनी डाउट बेटा? आदत, प्रवृत्ति, वर्तमान, प्रेजेंट टेंस, आदत प्रेजेंट फॉर्म है ना, क्योंकि प्रेजेंट टेंस की आदत, प्रवृत्ति किसी भी पर्सन की, और प्राकृतिक परिवर्तन, नेचुरल चेंजेस को दर्शाने के लिए प्रेजेंट फॉर्म को डायरेक्टली सब्जेक्ट के साथ लगाया जा सकता है, सिंपल। रटा तो नहीं मार रहे? वेरी गुड। पास्ट फॉर्म किसके लिए? कोई भी काम जस्ट थोड़ी देर पहले किया हो, किया था, बोलो। हाँ, किसी भी व्यक्ति ने कोई काम किया था, जैसे आपने कहना हो मैंने आपको इन्फॉर्म किया था, सूचित किया था भाई, मैंने आपकी मदद की थी, मैंने खाना खाया था, मैंने खाना खाया था, मैं घर गया था, मैं नहाया था, मैं दौड़ा था, मैंने गिटार बजाया था। तो किसी भी तरह की वर्ब जो है, चुटकियों में डायरेक्टली सेकंड फॉर्म प्लेस करो, एंड इट विल क्रिएट अ पॉजिटिव काइंड ऑफ सेंटेंस, है ना, जिसमें आप क्लेम कर लोगे। अब नॉन फाइनाइट के ऊपर आप ध्यान देने वाली बात, बहुत बेसिक बात, जो नजरअंदाज मत करना, क्योंकि यही मौका है जो आपको समझ आ जाएगा चीजें, है ना। आपको एक्चुअली यही मौका है कि चीजें समझ आ जाएंगी, ठीक है।
यही पॉइंट है। नहीं तो दोबारा नॉन फाइनाइट वर्ब जो है बाय द वे एक टॉपिक है ना। लेकिन अभी क्या, अभी क्या करते हैं हम लोग, अभी क्या करते हैं, अभी हम चीजों को सुनेंगे, जैसे पहले दिन से सुन रहे हैं ना। अब समझ आ रहा है नॉन फाइनाइट, पहले तो नॉन फाइनाइट फाइनाइट ही एक चैलेंज था, अब उसको थोड़ा हम ओपन कर रहे हैं। तो उसमें क्या देखा कि फाइनाइट वर्ब्स में हमारे पास प्रेजेंट फॉर्म और पास्ट फॉर्म रहती है। प्रेजेंट फॉर्म में कौन रहता है, सिंगुलर एंड प्लूरल फॉर्म्स रहते हैं, खासकर आदतें वर्तमान की, वर्तमान में जो कुछ भी हम करते हैं बेटा, प्रवृत्ति किसी भी जीव जंतु जानवर व्यक्ति विशेष की कुछ भी, और प्राकृतिक परिवर्तन के लिए इन दोनों को डायरेक्टली लगा दो नाउन प्रोनाउन के साथ, जैसी जरूरत पड़ती लगा दो, डरने की जरूरत नहीं, झिझकने की जरूरत ही नहीं। झिझक कब होती बंदे को, जब उसको क्लैरिटी नहीं होती। तुम तो क्लैरिटी ले रहे हो ना कि कौन सी वर्ब किस प्रकार लगती है, किस मीनिंग के लिए लगेगी, तो रट्टा तो रहा ही नहीं, डर भी नहीं रहा, स्ट्रक्चर मेकिंग अपने आप होगी, आप खुद करेंगे कि यार ये करना है मुझे तो ये लगाऊंगा, दैट्स ऑल। पास्ट फॉर्म कब, जब कोई, जैसे बच्चे ने दरवाजा खोला था, सिंपल, इसके लिए भी ओके, वेरी गुड। तो मैंने गाना गाया था, मदद की थी, खाना खाया था, चाय ली थी, है ना, मैं दौड़ा था, पढ़ा था, पढ़ाया था बेटा, है ना, मैंने इंग्लिश बोली थी, जो मर्जी, ये सब। अब नॉन फाइनाइट को एक्सप्लेन कर रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। इसके खासकर 3 हिस्से होते हैं, मैंने कहा था उस दिन भी। मेजर हिस्से कितने होते हैं, रख लो उंगलियों पे, कीप इट, बोलिए इन्फिनेटिव, लिख रहा हूं साथ में, ठीक है बच्चे। तीनों को खास तौर पे ध्यान में रखना, 1 2 3 बेटा, बोलिए इन, इन्फिनेटिव। दूसरा जेरेंट, बोलिए जेरेंट। तीसरा पार्टिसिपल। आप मानेंगे नहीं, किसी ऐसे बच्चे को जो एक्चुअली इंग्लिश स्टार्ट कर रहा है, उसे ये बताना मतलब इस काइंड ऑफ रिस्क बोला जाता है। पर एज ए टीचर मैं मानता हूं, इट्स माय कन्विक्शन एज पर माय एक्सपीरियंसेस ऑफ टीचिंग, है ना, जितना आज दिन तक मैं पढ़ाया बच्चों को, तो मुझे तो बहुत अच्छा फीडबैक मिला इस बात पे कि पर्सनली देखा जाए बेटा, जब बच्चों को इन शब्दों की एक्चुअल पहचान हो जाती है कि जिन शब्दों को हम मिसकंसेप्चुअल वे से लेके चलते हैं बेटा, रंग बिरंगे नाम, थर्ड फॉर्म, आईएनजी फॉर्म, ये क्या है यार, है ना, ऐसे ऐसे पढ़ते ना तुम, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, ये क्या है, फिर मतलब तुम्हें समझ नहीं है फिर ग्रामर की। ग्रामेटिकल एक म्यूचुअल वो तैयार करो कि ग्रामेटिकली क्या करना है बेटा, स्ट्रांग हो जाओ ना, पहले इससे पहले कि लिखोगे इनको तुम। जैसे मैंने इनके बारे में बताया, तो इनकी एग्जीक्यूशन भी तो बताई लैंग्वेज में, सेम अब यहां लिखूंगा ना, तो इन्फिनेटिव होते हैं बच्चे 2, जेरेंट 1 बेटा, पार्टिसिपल 3। जैसे उस दिन शुभम कह रहा था सर 5 हो गए टोटल, 6 हो गए, 6 बोले थे ना, तो 6 ही हुए, ठीक है बेटा। अभी जी पता लग रहा है, देखो ना बेटा, कुछ नहीं है। हमारे नॉन फाइनाइट वर्ब्स ऐसी क्रियाएं जो अपने पास कर्म बताने का सामर्थ्य रखती हैं, कभी काल टेंस थोड़ी बनाती हैं। इनका टेंस कोई भी बदल देता है, कौन बदलता है खासकर, हेल्पिंग वर्ब्स, यस। इनका सपोर्ट सिस्टम कौन है बेटा टेंस का, हेल्पिंग वर्ब्स, क्योंकि अपना टेंस नहीं बता सकती, लेकिन इनके बिना भाषा चलती भी नहीं ना। तो ये कौन सी क्रिया है, कार्मिक क्रिया है बेटा, कर्म प्रधान क्रिया है ना। और कौन है ये, नॉन फाइनाइट वर्ब्स। कितने हिस्से, 3। पहला इन्फिनेटिव बोल लेना होता है बच्चे, जैसे नए नए गाना सुनते हो ना तुम, सुनते हो नए नए गाना, तो यार उसको सुनते तो रहते हो, बोलते रहते हो, गुनगुनाते रहते हो, सुनते रहते हो बार बार, बस वैसे करो, कुछ नहीं है। यू शैल बी यूजिंग ऑल दीज टर्म्स वेरी प्रोफिशिएंटली, आई एम टेलिंग यू, यस, रटे रुटे के काम ही नहीं। इन्फिनेटिव, जेरेंट, पार्टिसिपल, जिसमें से हम 2 को उठाएंगे, जेरेंट का यहाँ कोई काम नहीं फिलहाल, ठीक है, 2 को उठाएंगे बेटा, वो कौन से, और पार्टिसिपल। और पार्टिसिपल के भी हम 2 हिस्से उठाएंगे, इन्फिनेटिव के 2 उठाएंगे फॉर्मेशन में। तो पार्टिसिपल, जैसे हमारे पास प्रेजेंट फॉर्म और पास्ट फॉर्म है ना, तो पार्टिसिपल को याद रखने के तरीके मेरे साथ साथ बोलना, ठीक है। पार्टिसिपल कितने होते हैं, 3। कितने होते हैं बेटा, 3 होते हैं। प्रेजेंट पार्टिसिपल, पहले पहला बोल लो ना, आगे कहां जंप कर रहे हो, जो मैं कह रहा हूं उसको कहो।
बोलिए, पास्ट पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल, परफेक्ट पार्टिसिपल, सिंपल। तीसरा वाला जो सिंपल नहीं हो, ठीक है तीसरा वाला जो है ना, वो परफेक्ट पार्टिसिपल है। वो मैं आपको अभी नहीं बता सकता, वो डिस्कशन होगा जब आपके हेल्पिंग वर्ब्स के डिस्क्रिप्टिव रूपों का, ठीक है। मतलब हेल्पिंग वर्ब्स को भी हम इन रूपों में पढ़ सकते हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा कि फाइनाइट और नॉन फाइनाइट की ओपन रेंज में भी हेल्पिंग वर्ब्स भी रिलाई करते हैं। और जब वो पढ़ोगे तो तब मैं तुम्हें ये बता पाऊंगा बेटा कि हमारा परफेक्ट पार्टिसिपल है क्या। दैट इज अ कॉम्बिनेशन, ठीक है। पहले इसे पढ़िए बच्चे। मैंने कहा, अरे आपको समझ आ रहा है ना? प्लीज यार, डोंट मेक दिस मोमेंट यूजलेस, समझे? इतना कर लेना। मैं बार बार ना वो भाषणबाजी नहीं करना है मुझे आपसे ज्यादा। जहां जो आपके हक का आएगा, मेरी जुबान में आएगा, जो कनेक्ट करेगी चीज, वो तो आपका है ना, वो तो बोलेंगे भाई जहां मुझे लगेगा। पर आप लोग हैं ही इतने, मतलब जैसे बोल सकते हैं कि टॉप रिएक्टर्स, जो बोल दिए वैसे कर रहे हो, यू नो, मतलब ध्यान आपका इधर ही है। दैट्स ग्रेट थिंग। कि कम से कम एक बार, एक पहले पहले आप कुछ गड़बड़ कर रहे थे, वो मैंने बोला, आप सुधर गए, ओके डन, फिर क्यों भाषण देना मुझे? यू आर एटलीस्ट ट्राइंग टू मेंटेन दैट इन योर पर्सनैलिटी। तो इसको सुनिए। अभी अभी हमें एक्चुअली पता क्या है ना, हमें कंसंट्रेट करना है बेटा ग्रामेटिकल टर्मिनोलॉजी पे, क्योंकि लैंग्वेज ऐसे होल्ड पे नहीं आती और हमें बनानी है, यही तो मेन है। और रट्टा भी थोड़ी मारना है, हमें तो समझ बनानी है ना। तो मैंने क्या कहा, नॉन फाइनाइट, इन्फिनिटिव, जेरेंट पार्टिसिपल। पार्टिसिपल के तीन हिस्से बेटा, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल, परफेक्ट पार्टिसिपल, ओके। एंड वी विल बी राइटिंग ओवर हियर टू ओनली। बोलिए अमित जी, कितने? टू बेटा। पहला पास्ट पार्टिसिपल, बोलिए शाबाश। और प्रेजेंट पार्टिसिपल। अब पास्ट पार्टिसिपल जो है ना बच्चे, वो आपका, जो आपने थर्ड फॉर्म पढ़ रखी है, जिसको थर्ड फॉर्म बोलते हो आप, सुना तो होगा ना कि ग्रामर के रूल्स में सुना होगा भाई, सुना तो है, सब वैसे तो पढ़ते हैं, किताबों में तो लिखा है वहां थर्ड फॉर्म, V3 ब्ला ब्ला। असल में ग्रामर को एक्चुअली पढ़ना है, समझना है बच्चे, तो आपको मालूम होना चाहिए कि परफेक्ट टेंसेस, कल को जब परफेक्ट टेंसेस लिखोगे तुम, है ना, इसका एग्जीक्यूशन बताऊंगा मैं आपको थोड़ी देर में, पहले लिख लेते हैं, तब आप इसको, इसी को तो यूज करोगे। पैसिव वॉइस बनाओगे तो भी इसी को यूज करोगे मेरे बच्चे, समझे? आपको पता है एक मंत्र बड़ा प्यारा, क्या? अरे बाबा, पैसिव वॉइस का कंक्लूसिव पॉइंट कौन होता है? पास्ट पार्टिसिपल। बोलो मुंह से, जो पैसिव वॉइस सुन रहे थे, घुमावदार बात करना, तो उस पैसिव वॉइस में आपकी एक्शन वर्ड को कंक्लूसिवली कहां जाना है मेरा बच्चा? पास्ट पार्टिसिपल में, परमानेंट प्लेस फॉर द एक्शन वर्ड। यू हैव टू ब्रिंग योर एक्शन इनटू थर्ड फॉर्म, दैट्स ऑल। और प्रेजेंट पार्टिसिपल कौन? जिसे आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी कहते हो ना, वो एक्चुअली अपने आप में फॉर्म्ड फॉर्म है, प्लीज। वो आईएनजी प्लस प्लस कुछ भी नहीं है। दिस इज नॉट मैथमेटिक्स, ओके? ट्राई टू अंडरस्टैंड इट एज अ ग्रामर। सपोज यू आर सिटिंग इन फॉरेन, वो तो धीरे धीरे चलो, वो मतलब हर चीज टीचर्स ने इजी करने की कोशिश की होती है बेटा, और कई बार इजी शुरू में ही कर देना तो मतलब समझ लो कि आगे कॉम्प्लेक्स हो जाती है चीजें, फिर है ना, कॉम्प्लिकेटेड होती है ना। ये देखो, सिंग का पास्ट पार्टिसिपल बन जाता संग बेटा, ठीक है। प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या बन जाएगा? सिंगिंग। हेल्प का हेल्प्ड एंड इट शैल बी रिपीटेड इन द सेम मैनर। ये देखिए, सेकंड फॉर्म जो तुम बोलते हो ना, आई हेल्प्ड, तो पास्ट पार्टिसिपल भी सेम रहेगा वैसा ही, और यहां तो हेल्पिंग बन जाएगा मेरे बच्चा। अभी इसके बारे में डिस्कशन करेंगे बच्चे, पर तुम्हें समझ आ रहा है ना क्या है? थर्ड फॉर्म बोलते हो इसे, इसे क्या बोलते हैं आप लोग? आईएनजी बोलते हैं ना ऐसे। ये V1 आईएनजी नहीं करने का, इसका नाम है पूरा, वैसे लिए करो। क्या नाम है? अभी से ये यही तो सिखा रहा हूं मैं तुम्हें, ताकि कल को पढ़ेंगे ना, जब बनाएंगे ना, जो सेंटेंसेस हम बोलेंगे ना बेटा, जब हमने फॉर्मेशन पे लाना है,
तो हमें वो यही टर्म्स यूज करनी है एक दूसरे के साथ। और अक्सर अगर इन लेक्चर्स को ऑनलाइन भी कोई देखेगा तो उसको भी पिछला लेक्चर पढ़ना पड़ जाएगा बेटा, अगर उसकी नॉलेज में नहीं है व्हाट इज प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल, ये बेसिक जैसे बेयर इन्फिनेटिव, जैसे देखो यहां मैं और लिख रहा हूं इन्फिनेटिव के दो हिस्से मेरे बच्चा, बोलिए इन्फिनेटिव के दो हिस्से, बेयर इन्फिनेटिव एंड टू इन्फिनेटिव। मतलब अब इसको समझिए मेरे बच्चे, बेयर इन्फिनेटिव को अगर पहचान में रखना हो हमेशा के लिए तो याद रखना जो आपका यहां दिख रहा है प्रेजेंट फॉर्म सिंगुलर दिख रही है, इसकी तरह क्रिया सेम, जैसे मान लीजिए सिंग, हेल्प, टीच, रन, कोई भी एक्शन वर्ड अगर नॉन फाइनाइट जोन में उस रूप में दिखे, क्या कह रहा हूं बच्चे मैं, बोलिए मुंह से, देखो ना यार, आई डोंट वांट टू मेक एनी काइंड ऑफ फॉर्मेलिटी है, ठीक है, समझे ना, ऑल्दो द लेक्चर इज बीइंग रिकॉर्डेड आई नो, है ना, इट्स नोन टू यू एज वेल, आपको भी पता है ना, लेकिन क्या, अरे हम पढ़ रहे हैं ना, मैं क्या कह रहा हूं, अगर प्रेजेंट फॉर्म सिंगुलर की तरह कोई क्रिया, मतलब ऐसा कोई शब्द बेटा, अभी एग्जांपल दे दूंगा मैं, कोई बड़ी बात नहीं है, और याद करो तुमने कहा था आई कैन हेल्प यू, बोलो, तो कैन सब्जेक्ट के साथ आ रहा है कि हेल्प, कैन आ रहा है, एक तरह बोलो आई हेल्प यू, यार प्लीज यू विल हैव टू पार्टिसिपेट, बोलो आई हेल्प यू, आई कैन हेल्प यू, अब दोनों हेल्प देखने में तो एक जैसे हैं, बोलने में भी एक जैसे हैं भाई, तो डिफरेंस क्या आ गया फिर, भेद ये है कि एक सब्जेक्ट के साथ लगी है आई हेल्प यू और दूसरी कैन हेल्प यू, मतलब एक नॉन फाइनाइट जोन में बैठी है, एक फाइनाइट जोन में बैठी है, और जो नॉन फाइनाइट जोन में बैठे वो परिवर्तन नहीं करती अपनी मतलब अपीयरेंस में, और जो फाइनाइट वाले में बैठती है वो कभी ऐसी भी हो जाती है, सिंपल, तो ये भेद है, तो यहां हमारी वेर इन्फी कैसी है मेरा बच्चा, सिंग, ओके, हेल्प, देखो कितना प्यारा डिस्कशन है यार, हमें कई बार क्लैरिटी नहीं आती, और किताबें क्या करती हैं, ये भी गलत फहमी, ये भी गलत हो जाता ना फिर, जब किताबें कैन के बाद या मॉडल ऑक्सिलरीज के बाद, बेटा इन मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं ये, ठीक है, जो मैं आपको बताता हूँ, कैन, कुड, शुड, वुड, मे, माइट, सब पढ़ेंगे आप, लेकिन आप चाहे कभी भी एक ध्यान रखना एक बात को कि आपके जब नॉन फाइनाइट जोन में इस प्रकार का शब्द जो कि फर्स्ट फॉर्म लिखी हो और किताब क्लेम करे कि दिस इज द फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, दे आर ट्राइंग टू मेक इट इजियर फॉर यू, रादर क्या कर दे रहे हैं वो, और कठिन कर दे रहे हैं आपको रट्टा मरवाने के लिए, बेसिक समझ है नहीं बंदे को, जब आप भेद ही नहीं कर पा रहे हो, डिफरेंशिएट ही नहीं कर पा रहे हो, तो वो कैसी पढ़ाई बच्चे जब आपको रटना पड़ जा रहा है मेरे बच्चे, तो ये क्या है फिर, वेर इन्फी हूबहू सेम वही है, लेकिन फर्क क्या बताया, वो डायरेक्टली लगती है और उसका रोल वहीं खत्म, और ये पूरी भाषा को कई जगह रोल निभाती है, और है कौन, नॉन फाइनाइट वेर इन्फी बेटा, इसको आप शॉर्ट में ऐसे एक दूसरे के साथ म्यूचुअली हम ऐसे बोल सकते हैं, वेर इन्फी, बोलिए, सिंपल भाई, हेल्प आ गया, टीच का टॉट ही रहेगा, टीचिंग आ जाएगा बच्चे, फिर यहां रन का रन ही रहेगा, आर यू एन, रनिंग, आर यू एन एन आई एन जी, ठीक है, और टीच का भी टीच ही आ जाएगा, बेर इन्फी, है ना, रन का भी रन आ जाएगा ना, सिंग, हेल्प, टीच, रन, और सिंग को टू इन्फी में कन्वर्ट करना बेटा, तो टू इन्फिनेटिव का मतलब ये होता है कि आपके बेयर इन्फी का मतलब पता क्या, वैसे एक्चुअली इनको सेपरेट रखा जाए कंपैरेटिवली, तो हम उससे कंपेयर कर रहे थे, किससे, अपनी प्रेजेंट फॉर्म सिंगुलर से कंपेयर कर रहे थे, लेकिन उन दोनों को कंपैरेटिवली देखा जाए तो ये समझ लीजिए कि टू इन्फिनेटिव का मतलब मतलब बेयर इन्फी नंगे पैर और टू इन्फी चप्पल पहन के चल रहा है, टू की चप्पल मतलब टू नाम की चप्पल पहन के घूम रहा है, ठीक है, सिंपल, तो सिंग टू सिंग, अब हम इसके हम एक देखिए, आप बोलिए आई वॉन्ट टू हेल्प यू, कम ऑन, बोलते हैं ऐसे, आई वॉन्ट टू प्ले क्रिकेट,
I like to read books. I like to read books. ऐसा होता है बेटा. टू रीड हम ना टू को प्रेपोजिशन मान लेते हैं यहाँ पे अनजानियत में. करते हैं ऐसे? वो नहीं करना. टू सिंग अपने आप में एक फिक्स पैटर्न है क्योंकि टू इन्फिनेटिव है, नॉन फाइनाइट पार्ट है. समझे? एडिशनल मीनिंग ऐड करने के लिए यूज होता है मोस्ट ऑफ द टाइम्स. और बहुत सारे इसके और भी यूजेस हैं बच्चे. ठीक है? दे कैन इवन बी कन्वर्टेड इनटू, दे कैन बी यूज्ड एज नाउन्स, दे कैन बी यूज्ड एज, मतलब डिफरेंट पैटर्न्स. वो थोड़ा एडवांस पैटर्न है, वो आपको अभी बता देना मतलब थोड़ा सा पंगा. लेकिन अभी क्या बता रहा हूं कि टू सिंग जो है मतलब क्रिया के साथ जब प्रीपोजिशन टू लगा हो, वो भी किस क्रिया के साथ? फर्स्ट फॉर्म सिंगुलर की तरह दिखती हुई क्रिया. आप इस एक्सप्लेनेशन से परेशान तो नहीं हो रहे हैं? प्लीज बता दीजिए. नहीं होना बेटा, इंटरेस्ट लो. क्योंकि पता क्या, एक बात बताऊं, ये वेर इनफी दिख रहा है तुम्हें? इसी वेर इनफी से आप जीवन में कितने स्ट्रक्चर बनाने वाले हो, मतलब कितनी फॉर्मेशन बनाने वाले हो, आप हैरान हो जाओगे अभी पढ़ते पढ़ते. आईएनजी दिख रहा है यहाँ, प्रेजेंट पार्टिसिपल दिख रहा है. इस प्रेजेंट पार्टिसिपल को पता नहीं कितनी बार यूज करना पड़ेगा आपको. पास्ट पार्टिसिपल दिख रहा है बहुत बार बेटा. टू इन्फिनिटिव दिख रहा है, इसे भी टू हेल्प, कम ऑन, अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करो. टू टीच, टू रन. जैसे कि I decided to run in the morning. Come on. क्या किया तुमने? डिसाइडेड कहां से लगाया? पास्ट फॉर्म डायरेक्टली प्लेस कर ली आई के ठीक साथ. आई डिसाइडेड आगे के जोड़ दिए सीधे. तुमने डिसाइड कर लिया क्या करने का? टू रन. टू रन का मतलब क्या बन रहा है बेटा? बोला मैंने दौड़ने का डिसीजन लिया था, सुबह दौड़ने का डिसीजन लिया था. कैसे कैसे बना सर? देखा बना ना. ये तुमने कोई एक्स्ट्रा एफर्ट मारा? आई डिसाइडेड टू रन इन द मॉर्निंग. इन द मॉर्निंग प्रीपोजिशन लगा दे, वो इन प्रीपोजिशन है वहां पे. इन द मॉर्निंग, सिंपल. ओके बेटा? मतलब एडिशनली एक्शन ऐड करना हो, आप टू इन्फिनिटिव को प्लेस करें. और टू इन्फिनिटिव को हल्के से ना लें. टू इन्फिनिटिव अपने आप में टू और जो हेल्प है वो एक साथ ही चलेगा, इसके बीच में बैरियर नहीं डालना है. जैसे कई बार मॉडल ऑक्सिलरीज में यूज होता है ये, तो मॉडल ऑक्सिलरीज को क्या करना है बेटा? मॉडल ऑक्सिलरीज को क्या करना है बच्चे? मतलब क्या करना होता है? मॉडल ऑक्सिलरीज के ठीक बाद ही नेगेशन करनी होती है, ना कि आपने टू और हेल्प के बीच में नॉट लगा देना, वो नहीं करना. जैसे आपके पास आएंगे ना ऑट और यूज्ड आएंगे मेरे बच्चे. क्या आएंगे? ऑट एंड यूज्ड. ठीक है? तो उसको नेगेटिव करना पड़ जाए ना कभी. जैसे कि आपने कहना हो आई यूज नॉट टू, बोली आई यूज्ड. अब गलती क्या करेगा तुम? ये कहोगे कि आई यूज टू नॉट. गलती क्या करोगे? टू नॉट करोगे, वो गलत. क्योंकि टू इन्फी को आप टू और फर्स्ट फॉर्म, अब ग्रामर क्या बोलेगा? ग्रामर बोलेगा फर्स्ट फॉर्म, टू प्लस फर्स्ट फॉर्म. तो तुम फर्स्ट फॉर्म के बीच पहले लगाना चाहोगे नेचुरली मेन वर्ब समझ के. तो इसे फर्स्ट फॉर्म नहीं समझना बेटा. टू इन्फी याद रखना, बेयर इन्फी याद रखना. कब? अब यहां पे आपने एनालिसिस कैसे करना. ये जो लाइन मैंने लगाई थी, ये लाइन किसकी थी? अरे बच्चे, मैंने कहा जब आपने यहाँ फाइनाइट लिखा तो इससे पहले नाउन प्रोनाउन को इमेजिन कर लो भाई कि वो हमारे यहीं रखे हमने. तो फाइनाइट स्पेस में जो इंडिपेंडेंट वे से लग सकते हैं वो कौन है? प्रेजेंट और पास्ट फॉर्म्स ही बस. कौन लग सकती है बच्चे? हमारे पास फ्यूचर की कोई ऐसी एक्शन वर्ड नहीं है जो डायरेक्टली लग जाए, नहीं लगेगी. ठीक है? फ्यूचर की कोई भी एक्शन वर्ड नहीं है जो डायरेक्टली एक्शन डिपिक्ट कर ले. नो, we will have to use modal auxiliary verbs for future conviction, future prediction you can say, or depiction you can say. ठीक है? तो ऐसा कोई एक्शन वर्ड नहीं जो फ्यूचर बता सके. जब आप मॉडल ऑक्सिलरी लगाते हो तब बेयर इन्फिनिटिव को यूज करते हो उसके साथ. जैसे तुम कह भी तो रहे हो, आई कैन सिंग अ सॉन्ग, आई कैन हेल्प यू, आई कैन टीच यू, आई कैन रन इन द मॉर्निंग. कम ऑन गाइस,
इससे आएगा तुम्हारा असली कॉन्फिडेंस। बोलो, आई कैन सिंग अ सॉन्ग। एक बात पूछूं आपसे, देखो ना, मैंने पहले कहा, बार बार वो ही बात नहीं करना चाह रहा, पर एक बात पूछ रहा हूँ, क्या आप सच्ची सीखना चाहते हैं? देन हैव अ डायनामिक इंटरेस्ट, दमदार, दमदार वाला, प्यारा सा। जो बात कर रहा हूं ना, उस साथ साथ में बोलो मेरे बच्चे। क्यों? माइंड में बैठती हैं चीजें यार, परमानेंट हो जाती हैं। आई कैन सिंग अ सॉन्ग, आई कैन हेल्प यू, बोल लीजिए साथ में। मैं भी तो बोल रहा हूँ ना यार। I might be giving, you can say, this lecture. I might be giving this lecture 1000, और मैं मजाक नहीं कर रहा, मतलब 8 सालों में 1000 और 2000 लेक्चर तो दे चुका हूं मैं एक ही चीज के, है ना? 1000 या 2000 लेक्चर तो दे चुका हूं मेरे बच्चे, तो मैं तो कभी बोर नहीं हो रहा हूं, क्योंकि मेरे पास पर्पस है ना बच्चे। मेरे पास आपकी इग्नोरेंस को ठीक करने का पर्पस है, मेरे पास है ना लॉजिक। तो जब तक आपके पास अपना लॉजिक नहीं, तब तक फिर आप नहीं बोलेंगे उस इंटरेस्ट से। लॉजिक से बोलना है मेरे बच्चे, बोलोगे? जैसे मैं पहले भी कहा यार, बिना लॉजिक के, बिना ऑब्जेक्टिव के आप क्यों कोई चीज करते हो मेरे दुनिया? ऑब्जेक्टिव है तो एंजॉय करो। कितनी इजी हो रही चीजें देखो, आई कैन हेल्प यू, आई शुड हेल्प यू। अरे वो मॉडल ऑक्सिलरी बदलना तुमने, किसी भी मॉडल्स के लिए 13 मॉडल्स भी हमारे पास होते हैं, उसमें 11 के लिए ये चलेंगे, 2 के लिए ये चलेंगे। 2 कौन बताया मैंने? ऑट और यूज्ड बताया, ठीक है? ऑटो यूज बताए। तो इस तरह से इनका एनालिसिस जरा, ये हमारे हैं क्या, ये हमारे डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एक्शन वर्ड्स हैं और डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ वर्ब हैं जो हमारे पास अवेलेबल रहते हैं, और इन इसी अवेलेबिलिटी को हम बार बार यूज करके बच्चे पैटर्न में रखना है, इन्हीं को रखना हमने, है ना? किसके कॉम्बिनेशन में? ऑक्सिलरी वर्ब के कॉम्बिनेशन में, है ना? इसके ऑक्सिलरी वर्ब के कॉम्बिनेशन में, वो हमें अभी पढ़ना है। तो पहले दिस इज द इंट्रोडक्टरी पार्ट ऑफ आवर एक्शन वर्ड्स। बेटा फाइनाइट ही थोड़ी है, नॉन फाइनाइट भी तो पढ़े। एक्शन हमारे फाइनाइट भी हो सकते हैं, नॉन फाइनाइट भी हो सकते हैं, वो यहां पता लग रहा है। और इन्हीं एक्शन वर्ड्स का क्या करना है? एसोसिएशन करके हमने बातचीत तैयार करनी होती है। कल को यही बातें बनाएंगे आपकी आराम से, कोई रट्टा नहीं, ठीक है ना? बाकी अगर आपके पास अभी भी कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं मेरे से, प्लीज कम ऑन, किसी भी प्रकार का डाउट। वैसे तो ये है कि दिमाग में अभी भी रहता ही है थोड़ा थोड़ा ना, एकदम से तो क्लियर नहीं होता है, लेकिन आपने एक बात ध्यान रखनी कि रट्टा मत मारना। रट्टा क्यों मारना होता है? जब आपको ऐसा लगता है कि सर आपने हमसे कल ये सुनना है, इस प्रकार का प्रेशर आपके दिमाग में रहे। एक्चुअली सुनना नहीं है मैंने, क्योंकि मुझे पर्सनली मालूम है कि हमने कई महीने इन्हीं चीजों को बार बार लिखना है, तो सुनना क्यों? इसका मतलब दीज थिंग्स आर गोइंग टू बी इन रिपीटिशन। दिस इज जस्ट एन इंट्रोडक्टरी पार्ट, वट एवर यू हर्ड, वट एवर यू अंडरस्टूड अबाउट इट, ठीक है? और जैसे मैंने कह दिया कि एक्शन की कंप्लीशन के लिए थर्ड फॉर्म यूज करते हो, तो मतलब पास्ट पार्टिसिपल है ना, पैसिव वॉइस में पास्ट पार्टिसिपल यूज होता है। मेजर मेजर पार्ट्स बता रहा हूँ, कंटिन्यूटी एक्सप्रेस करनी है तो प्रेजेंट पार्टिसिपल यूज होता है, प्रेजेंट पार्टिसिपल यूज होता है कंटिन्यूटी के लिए, है ना? प्रेजेंट पार्टिसिपल किसके लिए यूज होता है बच्चे? कंटिन्यूटी के लिए, चाहे प्रेजेंट में हो, फ्यूचर में हो, पास्ट की हो मेरा बच्चा। तो टेंस तो इनके पास नहीं है, इनके टेंस कौन मेंटेन करेगा? हेल्पिंग वर्ब्स करेंगे, ठीक है? लेकिन कंटिन्यूटी की पैटर्न को लिए कौन आएगा बीच में? इसको लगाना पड़ेगा आपको, ठीक है? याद रहेगा? कंप्लीशन के पैटर्न के लिए जहां काम हो गया है, हो गया था, हो गया होगा, या इमेजिनेशन में हो गया होगा, है ना? तो कौन से? तो पास्ट पार्टिसिपल चलेंगे, ठीक है ना? फिर ये कहां पे चल बोले मैंने, मॉडल ऑक्सिलरीज में ज्यादा रोल निभाते हैं बेटे, ये और वो। हमारे पास टोटल कितने मॉडल ऑक्सिलरीज होते हैं बच्चे? 13। 13 में से 11 के लिए कौन चलता है? वेयर इन्फिनेटिव चलता है बच्चे। 13 में से
11 के लिए बेयर इन्फिनेटिव पक्के तौर पर चलाना पड़ता हमें, चलाना ही पड़ेगा मतलब। और 2 के लिए टू इन्फिनेटिव चलाना है तो चलाना ही है, अदरवाइज वो चलते ही नहीं है। हमें ऐसा लगता है ना कि भाई हेल्प के लिए कैन लगा है, नहीं, कैन नहीं बना, अपना मीनिंग पूरा नहीं कर सकता अगर वहां बेयर इन्फिना लगे तो। या कोई भी मॉडल जो आप कल को बोलोगे ना, ये अलग अलग बातें बना देते हैं खड़े खड़े। आई कैन हेल्प यू, आई कुड हेल्प यू, आई मे हेल्प यू, आई माइट हेल्प यू, आई शैल हेल्प यू, आई विल हेल्प यू, आई शुड हेल्प यू, आई वुड हेल्प यू। देखो कितना अच्छा बन रहा है, इंटरेस्ट है, एक इंटरेस्ट पैदा होता है बेटा। आई मस्ट हेल्प यू बोलते तो लोग, यही तो कहते हैं, तुम भी तो बोल सकते हो, क्या आ जाती चीजें पैटर्न में, बट मीनिंग भी लग गया पता बेटा, एनालिटिकली भी पता लग गया कि किस शब्द की वैल्यू क्या लगने पे, तो वो भी लगने चाहिए, ठीक है। एंड दिस इज अगेन जस्ट सिंगल रिकैप्सुलेशन, एक और वर्ड लिख रहा हूं, रिकैप्सुलेट। ठीक है, रिकैप्सुलेट, एब्सू, एब्सू। देखना आई लगता है कि नहीं लगता बेटा, एब्सू। रिकैप्सुलेशन का मतलब है दोबारा से फास्ट फास्ट, कोई चीज मैंने एक्सप्लेनेशन से बताई ना, तो उसकी फटाफट मतलब आपको रिवीजन करवाना, रिकैप देना। जैसे कि बोलते नहीं वो मूवी, ऐसे आपके ड्रामाज लगे होते हैं कहाँ पे, टीवी में, वहाँ रिकैप दिखाते हैं, वहाँ हो गया। और साथ में आपका कई बार न्यूज चैनल्स में होता है, पूरी न्यूज सुना देते हैं और बाद में लास्ट में फटाफट 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 सुनाते हैं, दैट इज रिकैप्सुलेशन। तो रिलेवेंट, पर्टिनेंट, इंपॉर्टेंट, सिग्निफिकेंट, एसेंशियल, ये कितने वर्ड्स हो गए, 5। किसके लिए बेटा, महत्वपूर्ण के लिए, आवश्यक, महत्वपूर्ण, ऐसे दो दो शब्दों को ध्यान रखना हिंदी में। टेंडेंसी होती है प्रवृत्ति, रिकैप्सुलेट होता है रिपीट करना। इसका अगर कहीं पेपर में आ जाए सिनोनिम वगैरह तो आप रिपीट लिख सकते हो बच्चे, दोहराना। और दोहराने के लिए एक और वर्ड है, रीइटरेट, बोलो। और जो एग्जाम में आ जाता है, रीइटरेट, ठीक है। दिस इज द फर्स्ट वेपन यू कैन हैव। और सेकंड हम ऑक्सिलरी वर्ब्स डिस्कस करेंगे, ओके बच्चे। फिर थर्ड क्या होगा, ऑक्सिलरी वर्ब्स, और जिसे बोल सकते हैं खासकर पर्सन थर्ड होगा, चौथा ऑक्सिलरी वर्ब्स और इनके कोऑर्डिनेशन, अभी चलेगा पैटर्न में अभी। और उसके बाद हम टॉपिक पकड़ लेंगे फंक्शनल ग्रामर का, ठीक है, क्योंकि बेसिक चीजें चाहिए होती हैं वो हम कर लेंगे इन्हीं इन्हीं लेक्चर्स में। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे अहेड, ओके।